गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का लॉ सब्जेक्ट, दैट इज योर कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। ओके, ये जो आपका पूरा पेपर है ये तो 100 मार्क्स का आएगा। ओके, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको पेपर पैटर्न जो आपको पता है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इस पूरे कोर्स का, इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी। इस चैप्टर में आपको दी हैं डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस दी हैं और पूरे कंपनी लॉ का ना इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा। ठीक है, आपके लिए इस पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेफिनेशंस है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का जो पोर्शन है ना वो आपको बस एक बार रीड करना है। ठीक है, बाकी का सिर्फ जो ऊपर आपको इंट्रो दिया है वो सिर्फ रीड करेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डेफिनेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रीलिमिनरी चैप्टर ऑफ द एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना आपका, इसमें आप कंपनीज के ऊपर क्या रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं वो पढ़ोगे। इन्होंने क्या किया है कंपनीज एक्ट में, कंपनी के ऊपर जितने भी रूल्स रेगुलेशन लगने हैं उसको कंसोलिडेट, उसको एक तरीके से इकट्ठे करने की कोशिश की गई है इसमें। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो जो ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 है ना, इसको प्रेसिडेंट की, जो अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उनकी इनको कंसेंट मिली थी, एसेंट या कंसेंट यानी उनकी मर्जी मिली थी 29 अगस्त 2013 को, 29 अगस्त 2013। ठीक है, देखो कोई भी एक्ट जब बनता है ना तो उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद आपको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की आपको क्या लेनी पड़ती है, एसेंट लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की आपको मर्जी लेनी पड़ती है, उसके बाद ये फाइनली जो है प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ ये वैलिड है ये लॉ। उसके बाद आपको ऑफिशियल गैजेट में इसको क्या करवाना पड़ता है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवाना पड़ता है। ऑफिशियल गैजेट का मतलब है आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्ट को, किसी भी नोटिफिकेशन को पब्लिक में जारी करना चाहते हो, कि सब पब्लिक के बिहाफ पे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक हमने ये चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, तो आपको ऑफिशियल गैजेट में उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर पब्लिक नोटिस में लेकर आओगे मतलब ऑफिशियल गैजेट में उसको रजिस्टर करवाओ। तो ये एक्ट भी ऑफिशियल गैजेट में आया है। कब आया, किस डेट को, इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करवाया गया 30 अगस्त 2013 को, 30 अगस्त 2013, यानी 30 अगस्त 2013 को ये पूरा लॉ एनफोर्समेंट में आया, क्योंकि उसी दिन आपने ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश करवाया है। ठीक है, तो आपसे अगर डेट पूछी जाएगी कि ये कब आया है एक्ट, तो आप 30 अगस्त 2013 बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 आपके पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 470। सेक्शंस हैं। उसका जो सेक्शन नंबर 1 है ना वो तो आपका 30 अगस्त को ही आ गया था, 30 अगस्त को ही आ गया जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में आपने इसको पब्लिश करवाया। उसके बाद जो बाकी के 98 सेक्शंस थे, धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस आएंगे, एक साथ सारे सेक्शन नहीं आते किसी भी एक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 30 अगस्त को आया, फिर बाकी 98 सेक्शंस आए थे 12 सितंबर 2013 को। ठीक है, उसके अगले महीने आपके बाकी 98 सेक्शंस आए, और फिर जो 143 सेक्शंस थे वो 1 अप्रैल 2014 को आए, और ऐसे करते करते ये नई नई चीज़ें हर साल या किसी भी साल में जो इनको ठीक लगा एडअप करते गए। ठीक है, अब देखो पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। इसके साथ साथ 7 शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। 7 शेड्यूल्स हैं, जैसे सेक्शंस होते हैं वैसे ही आप शेड्यूल्स पढ़ते हो, इसमें भी आपको नॉलेज दी जाती है कंपनीज एक्ट के बारे में। तो उसके मतलब बहुत सारे इन्होंने पार्टीशन कर रखे हैं, सेक्शंस अलग होते हैं, ठीक है, शेड्यूल्स अलग होते हैं। तो वैसे ही इसके 7 शेड्यूल्स हैं, और इस पूरे एक्ट में 29 चैप्टर्स दिए गए हैं। कितने चैप्टर्स दिए गए हैं?
29 चैप्टर्स इस पूरे एक्ट में। डोंट वरी, आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट में सारे 29 चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं आपको वही पढ़ाए जाएंगे, तो अभी डरने की जरूरत नहीं कि पूरे 29 चैप्टर्स पढ़ेंगे क्या इंटरमीडिएट लेवल पे, नहीं, वो पूरे कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आप फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं, कुछ आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं। अब देखो, ईच चैप्टर हैज़ एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल। कंपनीज एक्ट जो है उसके साथ साथ आप रूल्स भी पढ़ते हो, रूल्स भी पढ़ते हो। देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक्ट में ही वो सब दिया हो, इधर उधर इंफॉर्मेशन दी रहती है, ठीक है। तो जैसे कंपनी के ऊपर एक्ट लगता है, वैसे ही कंपनी के एक्ट ऊपर रूल्स भी लगते हैं। तो आप जो पढ़ोगे ना अपने सिलेबस में, एक्ट भी पढ़ोगे, रूल्स भी पढ़ोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, एक्ट में कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है कि वहाँ पे एक्ट में लिख लिया जाता है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँ तो एज में बी प्रेस्क्राइब्ड आपको एक्ट में लिखा जाता है, तो उसका मतलब आपको रेफर करने की ज़रूरत है रूल्स। तो कभी कभी कोई चीज़ एक्ट में नहीं दी होती डायरेक्टली, तो वो चीज़ वो लोग रूल्स के थ्रू आपको बता देते हैं, तो इसलिए एक्ट और रूल्स दोनों अपन को पढ़ने पड़ते हैं। अब देखो, कंपनीज एक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों कंपनीज एक्ट को अपन को बनाना पड़ा? क्योंकि देखो, कंपनीज को चलाने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग कोचिंग में है तो सबको चलाने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम है कि भाई इतने से इतने बजे तक आपकी ये क्लास होगी, ठीक है। आपके टेस्ट होंगे तो सबके टेस्ट एक साथ ही होंगे, ऐसा तो है नहीं आधे बच्चों के इस टाइम होंगे, आधे बच्चों के इस टाइम होंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिस्टम है। वैसे ही जो कंपनीज हैं उनको चलाने के लिए भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, सब एक जैसे ही चले, इसीलिए कंपनीज एक्ट लेकर आया गया। इससे कॉरपोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो। कॉरपोरेट गवर्नेंस मतलब कॉरपोरेट के चलने का तरीका, ठीक है। वो जैसे अपने रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करेंगे, कब उनकी मीटिंग्स होगी, उसका एक क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है उसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर लगते हैं, जो भी कानून कंपनी पे लगते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है, उनको आसान बनाना है, उनको तोड़ तोड़ कर कंपनियों को समझाना है कि तुमको ये करने की ज़रूरत है, ये तुम्हारे ऊपर रूल्स हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को स्ट्रेंथन करना है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनियों में पैसा लगा रखे हैं, उनको चाहिए कि उनका पैसा सेफ रहे। आप कहीं भी पैसा लगाओगे तो सेफ चाहते हो ना वो पैसा, वैसे ये इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि हमारा पैसा जो हमने कंपनियों में लगाया है वो सेफ्टी से रहे, हमको टाइम टू टाइम रिटर्न मिले, ठीक है, डिविडेंड हमको टाइम से मिले, जो पैसा लगाया है उस पर अच्छा रिटर्न मिले, हमारे साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो, ठीक है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंपनीज एक्ट लाया गया, ताकि कंपनीज किसी भी तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना करें, राइट। Thus, this enactment makes our corporate regulations more contemporary. कुल मिला के आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई है, यानी कंपनी के चलने के तरीके को थोड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। ओके, फर्दर दिस सेक्शन, अब देखो अब अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 1 के बारे में, ठीक है। जो आपके 470 सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट में, उसमें से सबसे पहले अपन सेक्शन नंबर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है आपको वो किस चीज के बारे में बताता है? वो बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। मतलब पूरे कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है, तो वो बताएगा कि हम जो एक्ट पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये बात सेक्शन नंबर 1 कहता है। दूसरी बात सेक्शन नंबर 1 आपको बोलता है कि ये एक्सटेंट क्या है, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा या कुछ स्टेट्स पे नहीं लगेगा, तो वो चीज़ पढ़ेंगे इसमें। और बाकी अपन पढ़ेंगे कि ये किस पे लगेगा, किस एंटिटी पे लगेगा, किस इंस्टीट्यूशन पे लगेगा। किसी भी बिल्डिंग को कंपनी बोल दोगे क्या? आज जैसे केसीसी खड़ा है तो आप इस बिल्डिंग को कंपनी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी बिजनेस को आप कंपनी नहीं बोल सकते, ये बात आपको सेक्शन नंबर 1 बताएगा। देखो सेक्शन नंबर 1 ये टाइटल के साथ डील करता है एक्ट के बारे में, ये बोलता है कि इस एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट 2013 है, बेसिक चीज थी। नेक्स्ट चीज, फर्दर ये सेक्शन आपको क्या बताता है कि ये लगेगा पूरे कंट्री पे लगेगा या फिर कुछ स्टेट्स हैं जिन पे नहीं लगेगा। तो याद रखना कंपनीज एक्ट 2013 पूरे इंडिया पे लगता है,
पूरे इंडिया पे लगता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये बताने की क्या ज़रूरत है कि पूरे इंडिया पे लगेगा। देखो कुछ एक्ट तुम्हारे होते हैं जो कुछ स्टेट्स पे नहीं लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो गूगल करके कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते हैं, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों बताई आपको ये बात। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में याद रखना, आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई कंपनी खोल दो या कन्याकुमारी में कोई कंपनी खोल दो या असम में कोई कंपनी खोल दो, अगर वो इंडिया की बाउंड्री में आता है, इंडिया का पार्ट है, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। क्लियर है? एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लगेगा। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाइज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जबकि अपन ने देखा जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में आया, कब आया था? 30 अगस्त 2013, तो उस दिन इसको मानेंगे कि उस दिन ये कमेंस हुआ था एक्ट, उस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ था। दिस सेक्शन फर्दर स्टेट्स, अब सेक्शन नंबर 1 एक और बात आपको बताता है कि ये किस इंस्टीट्यूशंस पे लगने वाला है, ठीक है। तो अपन देखो कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, नाम से लग रहा है, तो ये सारी कंपनीज पे लगता है, सारी कंपनीज पे लगेगा। और कंपनी क्या होती है? कंपनी में आपको बता दूं, अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तो इन्होंने डेफिनेशन जो है कंपनी की वो आगे दी है, ऑल्दो इनको पहले ही बता देना चाहिए था कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो कंपनी क्या होती है, अगर मैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात करूं, कंपनी ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन एनी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इन कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट। देखो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था, सबसे पहले आपका कंपनीज एक्ट 1956 आया था। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ कंपनी का, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 आया था। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 वाला आया, ठीक है, 2013 वाला नया वाला है, ठीक है। तो इन्होंने, ये लोग क्या बोलते हैं डेफिनेशन में कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया, यानी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम बोले कि मेरे को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना है, मतलब आप कैसे रजिस्टर हुए? एज अ कंपनी रजिस्टर हो गए। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गया ना, तो वो कंपनी बन गया, तो वो कंपनी बन गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको बिजनेस कमाना है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है या प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना चाहते हो अगर, तो वो तुम कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ही बन गए, ठीक है। अब चाहे इस वाले में बनो, 2013 वाले में बनो या फिर 1956 वाले में बनो, आप कंपनी ही कहलाओगे, क्योंकि एक्ट तो कंपनीज एक्ट का ही था, ठीक है। समझ में आया कंपनी का डेफिनेशन? अब देखो दिस सेक्शन स्टेट्स की एप्लीकेबिलिटी इस एक्ट की क्या होगी। अब देखो कि ये एक्ट किन किन कंपनीज पे लगता है, किन किन इंस्टीट्यूशंस पे लगता है। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इस एक्ट में यानी 2013 वाले एक्ट में जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है, एक तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगने वाला है, और दूसरा प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 वाला। इससे पहले भी एक एक्ट था 1956 का जो था कंपनीज एक्ट 1956। तो चाहे 2013 वाले में रजिस्टर हो या 1956 वाले में रजिस्टर्ड हो, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, पहली चीज़। एग्जाम्पल तुमको सिंपल सा दे रखा है इसमें कि जो एबीसी लिमिटेड थी तुम्हारी, वो 1/1/1972 यानी 1 जनवरी 1 तारीख 1972 को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनकॉर्पोरेट मतलब जैसे आपका जन्म होता है, आपकी बर्थ डेट होती है, वैसे कंपनी की भी बर्थ डेट होती है। कंपनी किस दिन इस दुनिया में आई उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, उस दिन कंपनी की बर्थ डेट होती है, उस दिन कंपनी को माना जाता है कि उस दिन कंपनी पैदा हुई, ठीक है। तो इस डेट को अपन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन डेट या फिर इनकॉर्पोरेशन डेट। तो कंपनी इस दिन इनकॉर्पोरेशन में आई, किस एक्ट में आई होगी? जब 1972 में रजिस्टर हुई, तो 2013 वाला एक्ट तो उस टाइम आया ही नहीं था, तो कौन सा एक्ट में? 1956 में आई। तो इसीलिए उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल
होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि चाहे इसमें हो या फिर पिछले वाले एक्ट में हो। अब देखो इसमें कुछ फर्दर चीजें आपको दे रखी हैं। कंपनीज एक्ट कुछ और इंस्टीट्यूशंस पे भी लगता है, कुछ और इंस्टीट्यूशंस पे भी लगता है। फर्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज पे ये लगता है, ठीक है। वो आपने ब्लू कलर देख रहे हो तो इसको ये मत समझना ये एग्जाम्पल में है। एक्चुअली होता क्या है, जो कलर्स वगैरह होते हैं ना ये एग्जाम्पल में डालते हैं, तो ब्लू कलर इनको सिर्फ यहीं तक रखना चाहिए था, बाकी वाइट कर देना चाहिए था। तो ये मत सोचना कि एग्जाम्पल का पार्ट है, एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, कलर में बस थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इंश्योरेंस कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट एप्लीकेबल तो होता है इंश्योरेंस कंपनीज पे। अब देखो इंश्योरेंस कंपनीज होती क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस करती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस का बिजनेस मतलब जैसे आप अपने फ़ोन का इंश्योरेंस करवाओ या आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराओ, अपने घर का इंश्योरेंस कराओ, तो जो इंश्योरेंस आपने सुना होगा, तो जो कंपनीज इंश्योरेंस वाला बिजनेस करती हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज कहलाती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, इंश्योरेंस कंपनीज पे ना उनका खुद का भी एक्ट लगता है। कुछ स्पेशल कंपनीज होती हैं जो आपको अभी पढ़ाएंगे, ये स्पेशल कंपनीज ही चल रही हैं। कुछ स्पेशल कंपनीज होती हैं कुछ स्पेशल कंपनीज हैं, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है, ठीक है। इनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है, प्लस इनके ऊपर इनके खुद के स्पेशल एक्ट भी लगते हैं। इन स्पेशल कंपनीज में इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, एक बैंकिंग कंपनी आती है। बैंकिंग कंपनी जो बैंक होते हैं ना आपके, आपका अकाउंट किस बैंक में है उस बैंक को ले लो, ठीक है। तो जिस भी बैंक में ICICI है या फिर आपका कोटक महिंद्रा है, ये सब बैंक है, बैंक है। बैंक पे एक और एक्ट लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और एक आपका कंपनीज एक्ट। तो ये जितनी भी स्पेशल कंपनीज है ना, इन पे अब एक खुद का एक्ट भी बनाया गया है गवर्नमेंट ने, जो इनके ऊपर लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब ये मत समझना इन पे कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगेगा, इन पे कंपनीज एक्ट भी लगता है, साथ साथ इनके ऊपर स्पेशल एक्ट भी लगता है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग कंपनी पे कंपनीज एक्ट 2013 भी लगता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो भी लगता है। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज पे खुद का एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 भी लगेगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट एज सो फार इन द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। अब देखो ये जितनी भी तुमको भारी भरकम लैंग्वेज दी है ना, एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, इसको सिंपल करके पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने तुमको बोला कि स्पेशल कंपनीज जो हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगेगा, स्पेशल एक्ट भी लगेगा। अब ये जो स्पेशल एक्ट है, सपोज करो इस कंपनीज एक्ट में, और इसको किसी और कलर से ले लेती हूँ मैं ताकि तुमको पता चले कि कुछ अलग है। कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट में कोई भी डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस तो कौन से वाला एक्ट लागू करोगे, क्योंकि इस पे तो दोनों एक्ट लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी का जो ऑडिटर है, लेट्स लीव हार्ड एग्जाम्पल ही लेंगे। सपोज करो बैंकिंग कंपनी की जो मीटिंग है वो इस पर्टिकुलर डेट को होनी चाहिए। हर कंपनी की ना कम से कम आपको 4 मीटिंग करानी होती है जनरली। अपन पढ़ेंगे आगे कितनी तरीके की मीटिंग होती है, कब कब मीटिंग होगी, सब पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी आप बेसिक पे हो, आपको अभी कुछ नहीं पता कंपनीज एक्ट के बारे में, इसलिए मैं टफ एग्जाम्पल नहीं ले रही। स्पेशल एक्ट में कोई बात बोली है कि सपोज करो इस तारीख को ये काम इस स्पेशल कंपनी का हो जाना चाहिए, इस तारीख को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो बन जानी चाहिए, सपोज करो। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि नहीं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, आपकी P&L बैलेंस शीट, ये इस तारीख को बननी चाहिए, ये स्पेशल एक्ट बोलता है। तो दोनों की डेट अलग अलग हो रही है। तो अब ये बंदा क्या करे, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, ये क्या करे, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों एक्ट अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो इस केस में आपको ये स्पेशल एक्ट लगाना है, ठीक है। ये स्पेशल एक्ट आपको लगाना है इस केस में, यही बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं,
ठीक है। तो दोनों के केस में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मतलब दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो उस केस में आप कौन सा एक्ट लगाओगे? आप स्पेशल एक्ट लगाओगे, ठीक है। एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब समझ में आया कि अगर दोनों एक्ट के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी तो कौन सा लगेगा? स्पेशल एक्ट लगेगा। चलो, ऐसे ही तुम्हारा बैंकिंग कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी देखा तुमने, एक बैंकिंग कंपनी देखा तुमने, दोनों स्पेशल कंपनीज है। फिर थर्ड आती है तुम्हारी स्पेशल कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, जो बिजली होता है तुम्हारा, बिजली का या तो उत्पादन कर रही है बिजली का, यानी जनरेशन कर रही है, या फिर क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, बिजली को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी काम में आप इंगेज्ड हैं तो भी आप स्पेशल कंपनीज में आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी तीसरी स्पेशल कंपनी अपन ने पढ़ी। इसमें भी यही बात बोली है कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज होती है ना, इन पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है, इन पे लगता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक एक्ट होता है जो इनके ऊपर यहाँ पे लगेगा कि जनरेशन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आप पे क्या रूल्स लगेंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो इसमें कंपनीज एक्ट 2013 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई भी डिफरेंस आया तो कौन सा लगेगा? स्पेशल एक्ट लगेगा। स्पेशल एक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगेगा, ठीक है। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, बाकी कोई भी स्पेशल कंपनी अगर आपके सामने आती है तो आपको यही चीज़ वहाँ पे भी लगानी है, ठीक है। कोई भी स्पेशल कंपनी अगर आपके पास आती है फ्यूचर में भी, अगर अब सपोज करो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, लेकिन फ्यूचर में कोई स्पेशल कंपनी बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको भी आप ऐसे ही ट्रीट करोगे। उसके लिए जो स्पेशल एक्ट लगेगा उस पर भी इनकंसिस्टेंसी के केस में स्पेशल एक्ट ही लगाओगे। सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द टाइम बिगिन, फिर वही बात है, सेंट्रल आगे जाके जो भी कंपनी स्पेशल कंपनीज बनती जाएंगी उन पे भी सेम कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो बाकी इनके अलावा भी कोई कंपनी है जो स्पेशल कंपनी है तो उस पर भी सेम लगाओगे, जैसे कि FCI का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी कुछ स्पेशल कंपनीज है, इनका भी एक अलग से स्पेशल एक्ट है, ठीक है। तो उनके ऊपर भी इनका स्पेशल एक्ट ही लगेगा अगर इनकंसिस्टेंसी हुई तो, अगर दोनों के बीच में कोई दिक्कत हुई तो, ठीक है, तो वो वाला लगा देना। अदरवाइज कंपनीज एक्ट तो लगता ही लगता है, सिर्फ इनकंसिस्टेंसी के केस में ये वाला पहली प्रेफरेंस दोगे, अदरवाइज आप कंपनीज एक्ट ही लगाओगे, ठीक है। सिर्फ इनकंसिस्टेंसी के केस में वो वाला, ठीक है। अब देखो ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। वही इनकंसिस्टेंसी वाली बात यहाँ पे बताइए कि इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। अब देखो, टाइटल अपन ने पढ़ लिया कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। फिर अपन ने पढ़ा एक्सटेंट लगेगा कहाँ कहाँ पे, तो अपन ने देखा ये पूरे इंडिया पे लगता है, होल ऑफ इंडिया। फिर अपन ने देखा कमेंसमेंट कि ये कब एनफोर्समेंट में आया, ये एक्ट कब इसको लागू किया गया, तो आपने डेट देख ली 30 अगस्त 2013 जब ऑफिशियल गैजेट में आया था। सेक्शन नंबर 1 जो इसका था वो सबसे पहले आया था। फिर आपने देखा कि जो ये स्पेशल वाली कंपनीज हैं उनकी बात करी थी कि कंपनीज, एक तो कंपनीज पे लगेगा जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, फिर कोई स्पेशल कंपनी है तो वो केस अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो एक समरी इन्होंने बता दी आपको। अब अपन आएंगे डेफिनेशंस पे, ठीक है, अब अपन आएंगे डेफिनेशंस पे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। ऊपर वाले पे मैंने टाइम इसलिए दिया आपको क्योंकि अभी आपको देखो कुछ नॉलेज नहीं है कंपनीज एक्ट का, बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। इसमें देखो कुछ डेफिनेशंस तो जो तुम्हारी होंगी ना ये थोड़ी सी हार्ड होंगी, ठीक है। वो जो हार्ड डेफिनेशंस है उनको मैं लिख लिख के बताऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तुमको, ठीक है, एकदम अच्छे से चीज़ों को टिप्स पे आ जाए वो डेफिनेशन एकदम। और एक तुम्हारी डेफिनेशन होंगी जो सिर्फ रीड करके छोड़नी है, वो एग्जाम में नहीं आती, वो तुम्हारे समझने के लिए ज़रूरी है, खाली सिर्फ समझने के लिए ज़रूरी है, एग्जाम में नहीं आने वाली, ठीक है। इस दो तरीके की डेफिनेशन तुम्हारे सामने आएंगी, ये मैंने तुमको बता दिया, ठीक है।
तो जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उस पर मैं उतना ही टाइम लगाऊंगी। एक चीज़ और, कुछ बच्चों को कभी कभी क्लास में लगेगा ना कि मैम क्या है बहुत स्लो चल रही हैं, कुछ को लगेगा मैम बहुत फास्ट चल रही हैं। अगर किसी को ये लगता है मैम बहुत फास्ट चल रही हैं तो मैं और स्लो पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि मैम बहुत स्लो कर रही है, मैम को थोड़ा फास्ट पढ़ाना चाहिए, तो देखो टीचर जो होता है वो हमेशा कमज़ोर बच्चे के हिसाब से पढ़ाता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपका ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन जिसका ब्रेन कैपेसिटी कम है उसको तो समझाना पड़ेगा ना, उसको तो मैं कितनी बार रिपीट कर दूंगी, तो उसके लिए मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो समझ जाना टीचर हमेशा कमज़ोर बच्चे के हिसाब से ही पढ़ाता है, ओके। अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2। एक चीज़ मेरी बात सुनो, अब जितनी भी डेफिनेशन अपन यहाँ पे अब पढ़ेंगे ना, ये तुमको कहाँ दी है, ये तुमको सेक्शन 2 में दी है। सेक्शन 2 जितनी भी डेफिनेशन अब आप पढ़ोगे इसका सेक्शन एक ही है, सेक्शन 2। सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा, क्लॉज। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, तो ये वाली जितनी भी चीजें आएंगी ना, ये वाली, ये क्या है, ये क्लॉज है, इसको पढ़ेंगे क्लॉज। और ये किसका पार्ट है, सेक्शन 2 का पार्ट है, ठीक है। देखो कंपनीज एक्ट में क्या होता है ना, कंपनीज एक्ट या किसी भी एक्ट में आपको ये दिया जाता है ऐसे, जैसे सेक्शन 2(1)(a) फर्स्ट। इसको पढ़ते कैसे है पता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ये सब सेक्शन के पार्ट है, सबसे पहले आप देखो जो फर्स्ट वाली चीज होती है ना वो होती है सेक्शन। सो दिस इज सेक्शन। जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसके जस्ट बाद वाला नंबर, ये होता है सब सेक्शन। फिर उसके बाद जो पार्ट आता है ना वो आता है क्लॉज। इसको पढ़ते हैं क्लॉज। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको पढ़ते हैं सब क्लॉज। इसके आगे नहीं होता, इतना ही होता है, ठीक है। सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज और फिर सब क्लॉज, ये सब सेक्शन के पार्ट होते हैं। जनरल केसेस में यही होता है, जनरली यही होता है, ठीक है। जनरली ये होता है, क्योंकि कभी कभी ये नहीं भी फॉलो होता। ये जो सिस्टम मैंने तुमको बताया ना, ये कभी कभी फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जितनी भी डेफिनेशन यहाँ पढ़ोगे ना, ये ऐसे स्टार्ट होंगे 2(1), उसके बाद 2(2), तो इसको आप सेक्शन सब सेक्शन पढ़ोगे क्या, यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शन नहीं है, यहाँ पे सेक्शन है और क्लॉज है, ये क्लॉजेज हैं। तो देखो एक्ट बनता है ना, एक्ट बनने का एक अपना रूल रेगुलेशन होता है, एक्ट अपने तरीके से बनाते हैं जो लॉ फ्रेम करते हैं, तो उनका जो लॉजिक होता है वो जनरली ये होगा। और अगर ये नहीं होगा तो आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि ये चीज़ यहाँ फॉलो नहीं होगी, यहाँ पे ये क्लॉज है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कुछ लोग क्या है ये लॉजिक लगाते हैं कि ये तो हमेशा सेक्शन होगा, लेकिन इसके बाद अगर अल्फ़ाबेट आ गया ना, अल्फ़ाबेट, तो वो सब सेक्शन नहीं होता, वो क्लॉज होता है। या जो नंबर होता है ना, इसके बाद जैसे ये नंबर था, ये नंबर होता है ना जो 1, 2 के बाद 1, ये हमेशा सब सेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, ऐसा नहीं होता है हर केस में। कुछ केसेस में ये सेक्शंस होता है, कुछ केस में ये क्लॉज होता है, ठीक है। लॉ फ्रेम करने का तरीका है ये, ठीक है। इतना आपको इन डेप्थ नहीं जाने का ज़रूरत है, बस आपको बताया गया है कि जनरली ये होगा, और अगर जनरली ये नहीं होगा तो आपको मैं बता दूंगी स्पेसिफिकली कि कब क्या लगाना है। इधर आप क्लॉज पढ़ोगे डेफिनेशन में,
सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, ठीक है। ये क्लॉजेज आपको याद भी करने हैं। पूरे कंपनीज एक्ट में ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों को कि सेक्शन याद करने पड़ते हैं, पर लेट मी टेल यू, सेक्शन के मार्क्स आपको वैसे तो नहीं होते, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अगर लिख कर आते हो ना, अगर लिख कर आते हो तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे इम्प्रेस ज़रूर होगा। तो अगर आपने कोई गलती कर दी, छोटी मोटी कोई गलती कर दी, तो भी वो हो सकता है आपके मार्क्स ना काटे, हो सकता है आपके मार्क्स ना काटे। इसीलिए सेक्शन याद करने हैं, ठीक है, सेक्शन याद करने हैं। सेक्शंस, लर्न सेक्शंस, सारे याद करने हैं क्या मैम? सारे सेक्शन याद कर लें, 470 सेक्शन है, पूरे याद कर लें? मैंने कब बोला पूरे याद करने हैं? पूरे याद नहीं करने हैं। जो इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शंस होंगे ना, मैं तुमको बता दूंगी कि इनको तो किसी हालत में नहीं भूलना है, इनको तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते भूलना, ठीक है, इनको तुम अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना भाई, बहुत भारी सेक्शंस हैं, उनको तुमको याद करना है। लेकिन जो ऐसे सेक्शन है ना जो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनका कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, हल्का सा उनका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो हल्के फुल्के सेक्शंस है ना वो तुम भूल सकते हो। कोशिश तो ये करो कि जितना पढ़ो उसके सेक्शन याद करो, पहली प्रायोरिटी इसी को दो कि सारे सेक्शंस याद करो। नहीं याद होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं ना जिस पे स्टार मार्क करूँगी मैं, स्टार मार्क, वो याद होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। आते हैं सेक्शन 2 के क्लॉज 1 पर, मैंने तुमको बताया था ना ये क्लॉज है, तो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 पे आते हैं डेफिनेशंस में, ठीक है। ये बात करता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये बात करता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में। अब एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो एब्रिज्ड का मतलब होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं। एब्रिज्ड का मतलब क्या होता है? एब्रिज्ड का मतलब होता है एक समरी, किसी चीज़ की समरी, ठीक है, किसी चीज़ को शॉर्ट कर दो, समराइज कर दो, वो होता है एब्रिज्ड। लेकिन यहाँ पे छोटा तो कर दिया तुमने, समराइज तो कर दिया, लेकिन उसका जो ट्रू मीनिंग है, जो ट्रू मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है, जिसके लिए ये बना है कोई भी चीज़, वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब बिना मतलब खोए, किसी चीज़ का मतलब बिना खोए आपको क्या करना है, उसको शॉर्टन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जब यहाँ पे पढ़ोगे ना कंपनीज एक्ट, तो आप आंसर में एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख कर नहीं आओगे, एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के नहीं आओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे द लिखा है तो यहीं पे द लिखूँ, यहाँ पे इज लिखा है तो यहीं पे इज लिखूँ, बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट वर्ड और सेक्शंस खाली याद करने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड और सेक्शंस खाली याद करने हैं, ठीक है। और कंसेप्ट तो सबसे सर्वोपरि है, कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। ऑडिट में कंसेप्ट एक बार भूल भी जाओ तो चल जाता है, लेकिन लॉ में कंसेप्ट ही भूल गए ना तो एग्जाम में कुछ नहीं करके आ सकते। सबसे पहले कंसेप्ट प्रायोरिटी पे दो, फिर सेक्शन याद करने की कोशिश करो, और फिर अगर तुम्हारे पास टाइम मिले तो कोशिश करो लैंग्वेज इनकी लिख देना, कोशिश ये करो लैंग्वेज इनकी लिख देना, पर कंसेप्ट सर्वोपरि है यहाँ पे, ठीक है, लॉ में। अब देखो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड का मतलब है समरी, किसी चीज की समरी, बट विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग। राइटिंग समझ में आ रही है? बट विदाउट लूजिंग इट्स ट्रू मीनिंग, ठीक है। ये होता है एब्रिज्ड वर्ड का मतलब। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जब भी आप क्या करते हो, कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है, क्या होता है ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। इतना याद रखो, जब भी कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना होता है ना, किससे पैसा उठाना होता है? पब्लिक से। मार्केट मतलब पब्लिक, पब्लिक से जब भी पैसा कंपनी उठाती है जनरली शेयर के थ्रू उठाती है। शेयर्स एक कुछ नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करते हैं कि ये लो ये डॉक्यूमेंट, मेरे को पैसा ला दो, ये होता है पैसा उठाने का सिस्टम। तो इन लोगों ने पैसा उठाया कंपनी ने, ठीक है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होता है ना, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है कंपनी, जिसमें क्या बताते हैं कंपनी के बारे में,
कंपनी के बारे में कि कंपनी क्यों बनी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है बनने का, ठीक है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हमने अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, कंपनी आपका पैसा कहाँ लगाएगी, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस में होती हैं। तो कंपनी का एक इंट्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है, इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी, इंट्रो अबाउट कंपनी। प्रोस्पेक्टस की भी डेफिनेशन पढ़ोगे अभी तुम, ठीक है, प्रोस्पेक्टस की भी डेफिनेशन पढ़ोगे आगे जाके, पर मैं तुमको मतलब बता रही हूँ, ठीक है, कंसेप्ट बता दिया मैंने तुमको, जब डेफिनेशन आएगी तब वो पढ़ लेंगे, ठीक है। इंट्रो अबाउट कंपनी, तो जब दोनों वर्ड का मतलब तुमको समझा दिया तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या हुआ यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस को छोटा कर देना, प्रोस्पेक्टस को समराइज कर देना। प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखो तुम जैसे स्कूल में जाते थे ना बचपन में एडमिशन लेने, तो तुमको एक डॉक्यूमेंट देती थी ना कंपनी, तुम्हारा स्कूल एक डॉक्यूमेंट देता था ना कि देखो हमारा स्कूल ये है, उसमें वो फोटोज़ लगी रहती थी कि देखो हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं, हम बच्चों को प्लेग्राउंड में खिलाते हैं, हम डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्कूल ये वाले अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखो हमारा स्कूल इतना बढ़िया है, शानदार है, ये हमारे स्कूल में होता है, हमारे स्कूल में इतने टीचर्स हैं, इतने प्रिंसिपल्स हैं। वैसे ही प्रोस्पेक्टस है, कंपनी अपना इंट्रोडक्शन देती है, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टस को जब समराइज कर देते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, तो इंपॉर्टेंट कुछ भी मिस नहीं करना है, पर छोटा कर दो थोड़ा सा, वो होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सब समझ में आया कंसेप्ट। अब देखो, मेमोरेंडम कंटेनिंग अ स्टेट सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। सैलिएंट फीचर मतलब जो इंपॉर्टेंट वाले फीचर है ना, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट चीज़ें खोनी नहीं चाहिए, तो सैलिएंट फीचर्स एक प्रोस्पेक्टस के इसमें होंगे, बट हाँ एज में बी स्पेसिफाइड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड मेकिंग रेगुलेशन। ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड क्या होता है, सेबी। सेबी मतलब एक तरीके का तुम्हारा बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है। तो जितनी भी कंपनीज को पब्लिक से पैसा उठाना होता है ना, वो सेबी को जाकर प्रोस्पेक्टस देती हैं कि हम लोग अपना पब्लिक से पैसा उठाने वाले हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट आप ले लो, हम यही पब्लिक को इशू करेंगे, आप ये चेक कर लो एक बार। तो इसीलिए अपन को सेबी को दिखाना पड़ता है एक बार, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो उसका जो आपका रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी बॉडी सेबी होता है, तो सेबी है, सेबी को दिखाओगे ये डॉक्यूमेंट। और मेमोरेंडम मतलब होता है ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम बहुत फॉर्मल लैंग्वेज होती है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब डेफिनेशन याद कैसे करनी है, देखो डेफिनेशन जो है वो तुमको एज इट इज़ इनकी लैंग्वेज तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एज इट इज़ का मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक एक वर्ड नहीं, ये देखो जो वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने डार्क कर रखे हैं ना, ये देखो डार्क करके हैं जो वर्ड्स, मेमोरेंडम एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये तो लिख कर आना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि इसी के मार्क्स हैं, इसी के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये तो लिख कर आना ही है। सेबी वाला लिख देना, एक ही तो वर्ड एक्स्ट्रा है खाली, सेबी वाला लिखा ना, ठीक है। इस तरीके से याद करनी है चीज़ें। दूसरा हो एवरेज प्रोस्पेक्टस, समझ में आ गया, ठीक है। समझने के लिए ये बताया मैंने, पर एग्जाम में समझने वाला लिख कर नहीं आना है, अपने दिमाग में रखो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये लिख कर आओगे एवरेज प्रोस्पेक्टस, एग्जाम में यही लैंग्वेज लिख कर आनी है। समझने के लिए खाली मैंने तुमको ये बताया था। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2 किसकी बात करता है, ये बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सब 11-12 पास करके तो आई हो, है ना। तो तुम लोगों ने 11-12 में ये तो देखा होगा कि अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कैसे बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है, फिर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, P&L अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब जो है ना, ये आपको कैसे क्या बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा, बैलेंस शीट बनानी है तो कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन 1 सेक्शन 33। देखो एक सेक्शन है 133 सेक्शन कंपनीज एक्ट का ही है,
कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है, ये बताता है कि कंपनी पे क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, ठीक है। जब इसका टाइम आएगा तब ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इतना याद रखो कि सेक्शन 133 में दिया हुआ है कि कंपनी पे क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, ठीक है। अभी भी तुम सीए इंटर के हो तो तुम्हें अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर तुमने अपने अकाउंट्स की क्लास शुरू कर दी होगी तो तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने शुरू कर दिए होंगे तुमने, तो तुमने देखा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं सेक्शन 133 बताता है उसके बारे में कितने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे आपके ऊपर। 133 of the Act deals with the central government to prescribe accounting standard। तो 133 जो है आपका वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाकर देती है। एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर नहीं देती है, बनाकर तो आपकी ये अकाउंटिंग बॉडीज़ जो होती हैं ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यही बनाकर देते हैं। बस साइन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है कि भाई आपको एक बार दिखाया जाता है कि देखो हम अपनी कंट्री की कंपनीज पे ये सब चीज़ें लगाने वाले हैं, तो एक बार आप कंसेंट दे दो, आप हाँ भर दो, तो ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही होता है। ये बात कौन कहता है? ये 133 में ही लिखी है ये बात, ठीक है। अब देखो सेक्शन 133 जो है ना उसको रूल 7 के साथ पढ़ा जाता है। मैंने तुमको बताई थी ना ये बात कि हर सेक्शन, मतलब हर नॉट एवरी सेक्शन बट कंपनीज एक्ट में आप रूल्स भी पढ़ते हो कुछ कुछ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्ट में नहीं दी होती लेकिन रूल्स में दी होती है, तो इसको रूल 7 के साथ पढ़ते हैं। कौन सा रूल्स, किस चीज़ का रूल है ये? कंपनी अकाउंट्स रूल 2014, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 करके एक रूल है, उसका जो रूल 7 है ना उसको आप सेक्शन 133 के साथ ही पढ़ते हो, क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, तो कंबाइन कर लो दोनों को, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं ना, तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं उसको बनाने का तरीका बताया है अब, ठीक है। इसको बनाने का तरीका बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 शैल बी डीम्ड टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंटिल द स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 133। कुछ नहीं बोला है, ये बोला है कि 1956 में जो सेक्शंस बताए हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके के कंपनीज एक्ट होते हैं। एक तो पिछले वाला था 1956 में जो बना था कंपनीज एक्ट 1956 वाला, उसके बाद 2013 वाला आया। तो 1956 वाले में जो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं उनको भी मानो, उसके बाद जो अभी कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं उनको भी मानो। कुछ चेंज हुआ है तो उसको देख लो, कुल मिला के अब जो प्रेजेंट है ना तुम तो वो कंसीडर करो, ठीक है। ये लोग क्या है कभी कभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए थोड़ा पीछे की भी बातें कर देते हैं कि एक पहले भी एक एक्ट था उसमें भी कुछ बातें थी, तुम्हारे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। 1956 वाला उन्होंने निकाल के रख लिया नए वाले एक्ट में, ठीक है। तो ये मत सोचना तुमको पिछले वाले एक्ट को भी देखना पड़ेगा, वो एक्ट अब नहीं है, वो एक्ट अब नहीं है, अब आपको 2013 वाला ही पढ़ना है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन सब लाइनों से। नेक्स्ट चीज देखो बनता कैसे है सेक्शन, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ICAI है ना, मैंने आपको क्या बताया था, ICAI जो आपके CA लोगों का क्या है, माई बाप है। आप CA लोगों को यही बॉडी चलाती है ICAI, है ना, यही आपको डिग्री लाकर देगी। तो ये जो ICAI है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, फ्रेम करती है कि भाई हमको ये लग रहा है कि अब कंपनीज पे ना ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसको देते हैं ये चीज़, ICAI ये देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप क्या करो, हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बार देख लो, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता कि कैसे अकाउंटिंग होती है, भाई मोदी जी को पता है कि कैसे अकाउंटिंग होती है, नहीं पता ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ले तो लेते हैं एक बार, उसके बाद वो किसको देते हैं, NFRA। ये ICAI से भी बड़ी बॉडी है NFRA, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसको बोलते हैं कि देखो मेरे को ना ICAI ने ये बना कर दिया, एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं है। तो NFRA के रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं कि इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर दो, ठीक है। तो क्या आप कल बना यहाँ पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम एज रिकमेंडेड बाय ICAI कंस्टिट्यूटेड अंडर CA एक्ट जो भी है, इसमें कंसल्टेशन होगी और एग्जामिनेशन होगा NFRA का। तो क्या टाइमलाइन क्या बनी आई, ने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझ में आया।
इसने क्या किया, इसने रिकमेंड किया ICAI को, इसने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमको ये AS लेकर आना है, हमारा बहुत मन है कि कंपनी पे ये AS लगे। तो इसने इसको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसने किसको दिया, NFRA को दिया, NFRA को दिया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को दिया। इसने क्या किया, इसने एक तो एग्जामाइन किया, क्योंकि उसमें लिखा है ना एग्जामिनेशन करती है वो पहले, तो इन्होंने एग्जामिनेशन किया और क्या किया, एग्जामिनेशन करके कंसल्ट किया, कंसल्टेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और कुछ चेंजेस होने अगर तो वो भी बता दिया। कुल मिला के उससे एक बार एडवाइस लेता है NFRA से सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लॉन्च करने से पहले। समझ में आ गया, ये हो गया कैसे AS बनते हैं। अब देखो, अब NFRA जो है ना, ये तो अभी बनी है। NFRA के बारे में अब बता रहे हैं लोग कि जो NFRA है ना, ये तो अभी बनी है। कब बनी है ये, NFRA की डेट बताई गई है NFRA बनने की। देखो, NFRA 1 अक्टूबर 2018 को बनी है। कब बनी है, 1 अक्टूबर 2018, अभी रिसेंटली ये 4-5 साल हुए हैं, है ना। इससे पहले क्या था, इससे पहले कौन सी बॉडी थी जिसको ICAI बोलती थी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि सुनो मेरे को थोड़ी सी एडवाइस दे दो, वो ICAI है ना, उसने मुझे कुछ AS बताए हैं तो मुझे वो लॉन्च करने हैं, तो आप मुझे थोड़ी सी एडवाइस दे दो। तो NFRA से पहले कौन था, NFRA से पहले तुम्हारा नेशनल एडवाइजरी कमेटी था। कौन था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। तो ये था पहले, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करती थी, इससे एडवाइस लेती थी। इसके बाद लेकिन 1 अक्टूबर 2018 पे NFRA बन गई, तो NFRA से अब लेते हैं। अब ये नहीं है, अब नेशनल एडवाइजरी कमेटी को हटा दिया, इसकी जगह NFRA को लेकर आ गए। समझ में आ गया। अब देखो, ये था तुम्हारा ऐसे कैसे AS कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं अपन। जितना मैंने तुमको इसमें पढ़ाया ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये इन लाइंस को रीड करोगे ना, वो सेम ही बात बोल रहे हैं। यही चीज मैंने तुमको लिखकर बता दी, ठीक है। अभी तक मैंने किसी भी डेफिनेशन पे स्टार मार्क नहीं लगाया है, मतलब समझ जाना कि ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में पढ़ के जानी है, रट के जानी है, तो उसको मैं अच्छे से स्टार मार्क करूंगी, ठीक है। अभी तक नहीं किया। ऑल्टर या फिर ऑल्ट्रेशन, किसी भी चीज़ को ऑल्टर करने का मतलब क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ऑल्टर मतलब चेंज करना होता है। तो पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी ऑल्टर वर्ड आया ना, ऑल्टर वर्ड, तो उसका मीनिंग कहाँ से उठाओगे, कहाँ से उसका मतलब उठाओगे, गूगल से उठाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ से उठाओगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से उठाओगे, सेक्शन 2 के क्लॉज 3 से उठाओगे ऑल्टर का मतलब। ऐसे सारे डेफिनेशन को रेफर करना है। तो पूरे कंपनीज एक्ट में कोई भी वर्ड आता है, जैसे आर्टिकल आ गया या ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन आ गया, इसको इस चैप्टर से उठाओगे, गूगल नहीं करना है, उसको इधर से उठाना है, वो इसलिए दिया हुआ है। आर्टिकल का मतलब देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 5 आर्टिकल का मतलब होता है, देखो इन्होंने जो लाइन लिख रखी है वो तो है जो तुमको एग्जाम में लिख कर आनी है, दैट इज योर रटिफिकेशन वाला पार्ट। आर्टिकल्स का मतलब होता क्या है, कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी के AOA एंड MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी के बारे में होता है कि कंपनी क्यों बनी है, कंपनी के बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिसमें कंपनी काम कर सकती है, किसमें नहीं करती है। अब इसको कुछ बच्चे प्रोस्पेक्टस जैसा समझेंगे, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि हम पैसा ले रहे हैं आपसे, तो देखो हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। प्रोस्पेक्टस में मेन चीज़ वो होती है। मेमोरेंडम होता है कंपनी के बनने की बारे में, कि कंपनी क्यों बनी, कंपनी किस बिजनेस में काम कर सकती है, किस में काम नहीं कर सकती है। दैट इज़ योर AOA एंड MOA। दोनों में डिफरेंस होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ AOA में आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ MOA में आती हैं। अभी MOA AOA के बारे में इन डेप्थ तुमको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस पर अलग से बहुत बड़े टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा पूरा MOA AOA के बारे में,
ठीक है। तो इसीलिए इस पर इतना इन डेप्थ फोकस नहीं करो, बस ये समझो कंपनी के इंट्रोडक्शन के होते हैं इसमें कि कंपनी क्यों बनी, कैसे बनी, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। कंपनी की आइडेंटिटी है एक तरीके से ये। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में आर्टिकल्स भी कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या तो ओरिजिनली जैसे बना है, जब कंपनी बनती है ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जब कंपनी बनती है ना तभी तुमको ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी की आइडेंटिटी है भाई, ये बनने की टाइम ही तुमको लॉन्च करना पड़ेगा ना कि कंपनी क्यों बनी है। तो कंपनी जब बनती है उसी टाइम इसको ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है, ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है। उसके बाद आप चेंजेस अगर आपको करने तो आप कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना है, कुछ हटाना है तो वो आप करते हो। तो ठीक है, तो एज ओरिजिनली फ्रेम्ड या फिर ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ, जो प्रीवियस 1956 वाला लॉ था ना, उसमें तुमने बनाया था अगर, ठीक है, उसमें बनाया था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो आप सोच रहे हो कि वही वाला कंटिन्यू कर लें, नया क्यों बनाए, जो पहले वाले एक्ट में बनाया था वही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वहाँ वो लोग बोल रहे हैं कि कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिछले एक्ट में जो बनाया उसको अब कंटिन्यू कर लो 2013 में, या फिर अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर इसी एक्ट में बनाया था, पिछले एक्ट में नहीं बनाया, अभी नया नवेला जो 2013 वाला एक्ट आया उसी के बाद बनाया है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपको लिखनी है। तो जनरली आर्टिकल्स की डेफिनेशन आपसे कभी भी नहीं पूछी जाती है। होता क्या है कि कभी कभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, पूरा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर ही है, तो कभी कभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, उस टाइम आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो इसको मैं स्टार मार्क करूँगी, इसको मैं स्टार मार्क करूँगी, ठीक है। क्यों, अलग से नहीं पूछेंगे पर किसी क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है ये, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ के चले जाओ। मतलब क्या था वो मैं तुमको बता दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर पूरा एओए एमओए पे है, तो तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा एओए एमओए पे, ठीक है। फिलहाल जितने जानने की जरूरत थी तुमको उतना मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। ओके, देखो अभी जो है 1 घंटा होने को आया, ठीक है, 55 मिनट होने वाले हैं। आज इस लेक्चर को तो यहीं एंड करते हैं, ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इतना बहुत है आज तुम्हारे लिए, इतना घर से पढ़कर आ गए ना तुम, तो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। मैंने जितना तुमको एक एक लाइन रीड करके बताया है ना, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और तुम्हारी सुनने की जो मेहनत है, तुम सुन रहे हो मुझे बैठ के, लिख भी रहे हो मुझे देख कर, है ना, जो मैं लिख रही हूँ वो तुम भी लिख रहे हो, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ तुम भी अंडरलाइन कर रहे हो। करना भी है ये मैं सोचना मैम ऐसी कर रही है, तुमको भी अंडरलाइन करना है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो जितना मैंने तुमको पढ़ाया और जितना तुमने सुना है उसको एक बार रिवाइज करके आओ, तब वो चीज़ फिक्स हो जाएगी दिमाग में, ठीक है। तो घर पे तुमको रिवाइज करना है जो भी तुमको क्लास में पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स फिर भी याद रह जाते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिर भी याद रह जाएगा तुमको अगर नहीं भी घर पे पढ़ोगे, पर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये साफ़ होते हैं दिमाग से, ये साफ़ हो जाएंगे। आज पढ़ा ना, बेट लगा लो कल तुम भूल जाओगे नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। नेक्स्ट लेक्चर में मेरे आने से पहले पिछले दिन जो पढ़ाया उसको एक बार देख कर आओ, ठीक है, उसको एक बार देख कर आओ, वरना मतलब नहीं है फिर अगले लेक्चर को लेने का। ओके, सो हियर वी एंड अवर लेक्चर। बाकी की चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं अपना सीए इंटर लॉ का, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी। उसमें आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा कंपनीज एक्ट का और आपने डेफिनेशन देखी कुछ, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए थे कंपनीज एक्ट में जो आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब अपन अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आगे का। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, अब अपन ने जो डेफिनेशन की थी यहाँ तक कर ली थी, राइट, 5 तक, सेक्शन 2 क्लॉज 5 तक ये हमारी डेफिनेशन हो गई थी। अब अपन को करना है सेक्शन 2 क्लॉज 6 का डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 6। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो। डेफिनेशन में कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं। देखो, डेफिनेशन में 2 तरीके के शब्द आएंगे तुम्हारे। एक आएगा दिस 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 दिस, जिस भी चीज़ की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, मीन्स, और एक चीज़ आएगी दिस 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 व्हाटएवर इंक्लूड्स। इन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। मीन्स का मतलब
अलग होगा, इंक्लूड्स का मतलब अलग होगा। अगर किसी भी डेफिनेशन में मीन्स वर्ड आता है, मीन्स कि दिस XYZ जो भी टॉपिक है इट मीन्स, मीन्स का मतलब है वो डेफिनेशन फिक्स्ड है, वो डेफिनेशन फिक्स्ड है, उसमें कुछ भी ऐड लेस नहीं कर सकते। लेस तो किसी डेफिनेशन में कर ही नहीं सकते, आप ऐड नहीं कर सकते इस डेफिनेशन में कुछ, ठीक है। इस डेफिनेशन में कुछ भी ऐड अप नहीं होगा, तो मैं इसमें साइन बना देती हूँ ऐड, हाँ, ऐड नहीं होगा, ठीक है। मैं हिंदी में क्यों लिख रही हूँ इसको, आपकी चैट लैंग्वेज जो होती है बेसिकली, क्योंकि देखो एग्जाम में तो ये कंसेप्ट वैसे भी नहीं पूछने वाले तुमसे, है ना, क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए है ये चीज़, इसलिए मैंने इसको चैट लैंग्वेज में लिखा है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तुम्हारे इजीली समझ में आ गया। कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें, लेकिन जिस डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड आ गया, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब इस डेफिनेशन में जो दे रखा है तुमको किताब में वो तो है ही, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो लॉजिकल हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी, यानी इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है, ऐड हो सकता है। समझ में आया? मीन्स मतलब कुछ ऐड नहीं होगा, डेफिनेशन फिक्स्ड है, कुछ अगर मगर नहीं, जैसा कहा है वैसा का वैसा ही डेफिनेशन है। इंक्लूड्स मतलब थोड़ा बहुत चल सकता है एडिशन, ठीक है, कुछ ऐड करना है, अगर लॉजिकल लग रहा है कि ऐड होना चाहिए तो ऐड करना है, ठीक है, ये होता है इंक्लूड का और मीन्स का मतलब, ठीक है। अब देखो एसोसिएट कंपनी में क्या वर्ड आया है, मीन्स, मीन्स मतलब डेफिनेशन फिक्स्ड है, कुछ भी दिमाग में कीड़ा दौड़े तुम्हारे कि नहीं नहीं ये भी तो एसोसिएट हो सकता है ना, नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब मैं तुमको बताती हूँ एसोसिएट कंपनी क्या होती है। ये डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो, एसोसिएट कंपनी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, इसको रब कर दो, आई होप तुमने नोट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। जो भी चीज़ लिखूं उसको साथ साथ नोट करते जाया करो, क्योंकि मैं फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको रब कर देती हूँ तो फिर तुम्हारा ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। तो जैसे जैसे लिखूँ जो चीज़ अगर तुमको सही लगती है तो नोट करते जाओ। वैसे तो मोस्टली जो मैं चीज़ें यहाँ पे लिखती हूँ बेहतर है तुम नोट करो, ठीक है, फ्यूचर में तुम्हारे रेफरेंस पे काम आएगा। एसोसिएट कंपनी, एक कंपनी है, एक कंपनी बनाते हैं अपन, ठीक है, ये कंपनी है, इसका नाम देते हैं XYZ कंपनी। ये कंपनी है सपोज करो, ठीक है। इस कंपनी ने एक और कंपनी है, एक और कंपनी है, ऐसी एक और कंपनी बना देते हैं, ठीक है। इसका एक और मंजिल बना दूं मैं, ठीक है, ताकि तुमको ये ना लगे कि मैम ये तो बड़ी कंपनी है, बच्चे ऐसे भी कभी कभी दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। ये कंपनी छोटी तो नहीं लग रही ना साइज़ में, ठीक है, बच्चों का दिमाग क्योंकि बहुत चंचल है, बच्चे सोचते हैं मैम ने ये छोटी बनाई है तो ये बड़ी कंपनी होगी या ये छोटी कंपनी होगी, फिगर से जज कर लेते हैं, ड्राइंग खराब है मैम की, यार इसमें कंसेप्ट की क्या गलती है। XYZ कंपनी लिमिटेड, इसने इस कंपनी में ABC कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स बाय किए हैं। शेयर्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, 11th-12th के सारे बच्चे होना, पढ़कर आए होना, शेयर पता होगा ना कि कंपनी की जितने भी शेयर कैपिटल है उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, है ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कोई पार्ट किसी को देते हैं, कोई पार्ट किसी को देते हैं, है ना, बदले में क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो कंपनी अपना पैसा जो लेती है, जो कैपिटल का पैसा लेती है वो शेयर्स के थ्रू लेती है, ठीक है, तो ये होता है शेयर्स। XYZ ने ABC के शेयर्स खरीद लिए, मतलब उसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब उसमें इन्वेस्ट किया है, क्यों, क्योंकि पैसे लगाए हैं शेयर्स के थ्रू, ठीक है। उसने जो शेयर्स लगाए वो ऐसे लगाए
कि उसने जो शेयर्स लगाए वो ऐसे लगाए कि टोटल शेयर होल्डिंग का 25% इसने होल्ड कर लिया। ऐसे शेयर लगाए कि टोटल शेयर होल्डिंग का 25% होल्ड कर लिया, यानी कि इसके टोटल शेयर्स, इसके वाले शेयर्स को XYZ ने जितने शेयर्स लिए हैं, XYZ लिमिटेड के जितने शेयर्स हैं उसको टोटल शेयर से डिवाइड करूं, टोटल शेयर ऑफ ABC, तो 25% आ रहा है। समझ गए मैथ्स, बेसिक मैथ्स है। तो XYZ ने इसमें 25% शेयर्स होल्ड किए हैं, ठीक है। अब ऐसे केसेस में ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड के बीच में क्या रिश्ता है? इस रिश्ते को बोलते हैं एसोसिएट। इस रिश्ते को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। कौन किसकी एसोसिएट? ABC कंपनी लिमिटेड XYZ कंपनी लिमिटेड की एसोसिएट कहलाएगी। ये वाली कंपनी इस कंपनी की एसोसिएट कहलाएगी। ठीक है। अब मैं अपना पेन का साइन चेंज कर रही हूँ, एक बार कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ये कंपनी जो है ना ABC, ये एसोसिएट है। तो एसोसिएट कंपनी कौन सी हुई? ABC कंपनी XYZ की एसोसिएट हुई, ठीक है। छोटी कंपनी ये वाली मानी जाएगी, ABC वाली, ठीक है। बड़ी कौन सी मानी जाएगी? जो उसमें पैसे लगा रही है, ठीक है। जो पैसे लगाती है उसको बड़ा माना जाता है, जिसमें पैसे लगाए जा रहे हैं उसको छोटा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसे तभी तो उसमें लगा रही है ना यार, ठीक है। तो ये कंपनी इसकी एसोसिएट मानी जाएगी। अब देखो 25% क्यों लिया मैंने क्यों नहीं 1-2% लिया? क्योंकि जो डेफिनेशन है ना एसोसिएट कंपनी की, वो ये कहती है कि आपको अगर सामने वाली कंपनी को अपना एसोसिएट बनाना है तो आपको उसमें 20% कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। कम से कम उस कंपनी में, सामने वाली कंपनी में 20% होल्ड करना पड़ेगा। उसके शेयर्स 20% खरीदने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होल्ड कर सकती हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा तो इन्होंने बोला है कि वो उसकी डायरेक्टली नहीं बोला इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना होल्ड कर सकते हो, एकदम से फिगर नहीं बताया। इन्होंने बोला कि लेकिन वो आपकी जो सामने वाली कंपनी है, जो एसोसिएट है आपकी, वो आपकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। वो आपकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए का मतलब आप उसमें, उसके लिए आपको सब्सिडरी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि सब्सिडरी क्या होती है। क्योंकि इन्होंने बोला सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एसोसिएट होनी चाहिए। तो मेरे को ये बताओ सब्सिडरी क्या होती है। तो किसी भी कंपनी को अगर आपको अपना सब्सिडरी बनाना है, ठीक है, इस कंपनी को अगर इसका सब्सिडरी बनाना है तो XYZ को कितना होल्ड करना पड़ेगा? इसमें 50% से ज़्यादा, मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा, मोर देन हाफ, कुछ भी वर्ड बोलो, मेजॉरिटी बोल लो, 50% से ज़्यादा बोल लो, या मोर देन हाफ बोल लो, एक ही बात है। तो अगर XYZ ने ABC में सिर्फ 20 से 50% तक होल्ड किया, यानी कम से कम 20% और मैक्सिमम 50%, क्योंकि 50 से ज़्यादा जाकर क्या हो जाएगा? सब्सिडरी बन जाएगी, और सब्सिडरी तो बनाना नहीं है। तो 20 से 50% तक अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एसोसिएट। तो इसीलिए इस फिगर को यहाँ 20% से 50% तक ही होना चाहिए। अगर 20% से कम हुआ तो तब तो कुछ भी नहीं है, सब्सिडी तो है ही नहीं, एसोसिएट है ही नहीं, क्योंकि एसोसिएट के लिए कम से कम 20% चाहिए। तो सब्सिडी तो ये आपकी एसोसिएट नहीं बनेगी 20 से कम में, ठीक है। 50 तक एसोसिएट ही रहेगी। 50 से 1% भी ज़्यादा हुआ ना तो ये एसोसिएट नहीं रह जाएगी, फिर ये आपकी सब्सिडरी बन जाएगी, ठीक है। समझ में आया डेफिनेशन? चलो, यही बात इन्होंने यहाँ बोली है। एक चीज़ और याद रखो, एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर भी आता है, इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। एक तो 20 से 50 वाला परसेंट जो था, ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी था एसोसिएट कंपनी के लिए, ठीक है। एक और कंसेप्ट समझो, क्योंकि इन्होंने बोला है डेफिनेशन में कि एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर भी आएगा। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब है, जैसे आपने आई थिंक 11th-12th की BSc में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, दो कंपनीज हैं, एक है हीरो, एक है होंडा।
हीरो होंडा ने आपस में मिलके एक बाइक बनाई। पहले हीरो बाइक ही बनाता था खाली, सॉरी पहले जो हीरो था वो साइकिल बनाता था। हीरो की साइकिल्स खूब चलती थी पहले, ठीक है। मेरा जो गांव था वहाँ हीरो की साइकिल खूब चलती थी, ठीक है। सारे लड़के हीरो की साइकिल लेके घूमते थे। तो हीरो पहले साइकिल बनाता था, होंडा बाइक्स बनाता था। तो होंडा ने सोचा कि सुनो हीरो वाले, यानी जो भी तुम हो हीरो सुनो, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, हम दोनों ना एक बार एक होकर कोई प्रोजेक्ट सोचते हैं मस्त, हम दोनों एक साथ मिलके एक अच्छा प्रोजेक्ट सोचते हैं। तो उसने ये दिमाग लगाया कि होंडा जो हीरो वाले लोग हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और अपन क्या करते हैं हीरो होंडा की मोटरसाइकिल बनाते हैं, ताकि उनका भी दिमाग मेरे को मिल जाए। ऐसा जनरली इसलिए करते हैं कि उसको अलग फील्ड में एक्सपीरियंस है, इस कंपनी को अलग फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो दोनों सोचते हैं कि अपना अपना एक्सपीरियंस मिला लिया जाए तो बहुत बड़ा हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब जॉइंट वेंचर होता है, अब जनरली क्या होता है, दोनों का ना जनरली तो 50-50% रहता है इस वेंचर में। एक वेंचर बनाया, उसने इसने वाले ने बोला कि मैं तो इस पर 50% होल्ड करूँगा, यानी जो प्रॉफिट आएगा जॉइंट वेंचर का उसका 50% ये लेकर जाएगा, बाकी 50% ये लेकर जाएगा। जनरली ये होता है। अदर कोई और भी शेयर होल्डिंग होगी तो भी वो जॉइंट वेंचर ही कहलाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर आप जॉइंट वेंचर भी हो ना, अगर ये कंपनी और आपकी कंपनी, आपने कोई शेयर वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ उसको बोला कि जॉइंट वेंचर है तू, आज से मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जॉइंट वेंचर है हम, तो भी वो कंपनी आपकी एसोसिएट कहलाएगी। समझ में आया? तो जॉइंट वेंचर में एसोसिएट में जॉइंट वेंचर आता है, ठीक है। तो एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, कभी भी वर्ड सेम नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एसोसिएट का मतलब जॉइंट वेंचर, ये कभी मत बोलना, ये गलत है। जॉइंट वेंचर अलग कंसेप्ट है, एसोसिएट अलग कंसेप्ट है। बस एसोसिएट की डेफिनेशन में ये बोला है कि आप जॉइंट वेंचर को एसोसिएट मान सकते हो, आप मान सकते हो, ठीक है। तो कभी ये मत बोलना कि जेवी और एसोसिएट सेम चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है, बस बोला है डेफिनेशन में कि आप उसको इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो अगर अब तुमको किसी क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है, बोला कि मुझे ये बताओ कि एसोसिएट जो XYZ कंपनी है उसने ABC में कोई शेयर्स होल्ड नहीं किए, लेकिन उन दोनों ने जॉइंट वेंचर शुरू किया। अब बताओ ये ABC इसकी एसोसिएट है कि नहीं है? तो तुम बोलोगे एसोसिएट है, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि जेबी को इंक्लूड करो एसोसिएट में। समझ में आया? अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने तुमको अच्छे से, ठीक है। सब्सिडरी का ज़रूरत था यहाँ बताने का, इसलिए मैंने बताया। तुम आगे पढ़ोगे सब्सिडरी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे 50% वाली लिमिट समझानी ज़रूरी थी, इसलिए सब्सिडरी तुमको बताया, ठीक है। डेफिनेशन देखो, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence, रेड वाला देखो, significant influence, but which is not a subsidiary, लेकिन ये इसकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है सब्सिडरी क्या है, पर आगे वाली डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना सब्सिडरी की, तो आपको पता चलेगा कि सब्सिडरी वो कंपनी है जिसमें आपने 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, उसके शेयर्स का मोर देन 50% आपके पास है, तो वो सब्सिडरी बन जाती है। तो वो तो होने से मना किया है, तो मतलब 50 तक ही रखो, 50 तक ही रखो अगर एसोसिएट बनाना है तो। समझ में आया? और इसमें जॉइंट वेंचर इंक्लूडेड है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? अब इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोला कि आपको 20% कम से कम होना चाहिए, ये 20% वाली बात इन्होंने नीचे बताई है। पहले इन्होंने बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कितना मैं उसमें होल्ड करूं कि बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एक सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और इन्फ्लुएंस मतलब होता है आपका अफेक्ट। तो आप बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट डाल सको अपना, उसको ज़्यादा कंट्रोल कर सको, इसके लिए आपको कितना होल्डिंग चाहिए? तो उन्होंने बोला है आपको उसमें कंट्रोल चाहिए एटलीस्ट 20%, कम से कम 20% का कंट्रोल चाहिए, ठीक है, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस डिसीजंस, ठीक है। वोटिंग पावर, जैसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने से वोटिंग पावर मिलता है, वोट कर सकते हैं ना शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना इक्विटी वाले, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके पास वोटिंग पावर होता है, वो वोट कर सकते हैं मीटिंग में बैठ के कि हाँ हम इस डिसीजन से एग्री करते हैं या हम इस डिसीजन से एग्री नहीं करते, उनके पास वोटिंग पावर है। तो आप वोटिंग पावर खरीद रहे हो, तो कुल मिला के शेयर्स खरीदने से ही मिलता है आपको वोटिंग पावर, ठीक है। तो वोटिंग पावर आप उसका खरीद रहे हो, तो आपको कम से कम 20% होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 से ज़्यादा हुआ तो सब्सिडरी बन जाएगी और उसके लिए मना किया है,
समझ में आ गया। फिर जॉइंट वेंचर का मतलब बताया, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है ऐसा जॉइंट अरेंजमेंट जिसमें पार्टीज जो है ना उनका जॉइंट कंट्रोल रहता है। ठीक है, जॉइंट कंट्रोल किसमें रहता है? जो एसेट्स हैं अरेंजमेंट की, जो अरेंजमेंट है उसकी जो एसेट्स हैं, आपने मशीनरी लगाई, आपने कैश कमाया, तो उन सब का आपको आधा आधा करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों का जॉइंट कंट्रोल उसमें रहेगा। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और देखो, अब एक कंसेप्ट अब और देखो, फिड्यूशियरी कंसेप्ट। जब बात चल रही है शेयर्स खरीदने की तो फिड्यूशियरी कंसेप्ट कैसे ना आए? फिड्यूशियरी कैपेसिटी ये क्या होता है? सपोज करो जो XYZ थी ना, बड़ी वाली कंपनी, उसने छोटी वाली कंपनी में, मतलब जो दूसरी कंपनी है उसमें 20% होल्ड तो किया, 20% शेयर्स तो खरीदे, लेकिन कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं खरीदे। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करूंगा, मैं तो कंट्रोल करूंगा इस छोटी वाली कंपनी को। उसका इंटेंशन ये नहीं था। उसने क्यों खरीद के रखे? क्योंकि जो छोटी वाली कंपनी थी आपकी नीचे ABC, उसने ये बोला कि सुनो भाई, ये जो मेरे 20% शेयर्स है ना, बिक नहीं रहे, कोई खरीद नहीं रहा, इनको तुम ट्रस्ट की कैपेसिटी में रख लोगे क्या? मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। जैसे सपोज करो मेरा कोई स्टूडेंट है या मेरी कोई स्टूडेंट है, उस पर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो मैंने उसको बोला कि ये पर्स है मेरा, ये रख लो ना अपने पास, 2-3 घंटों के लिए क्लास चल रही है मेरी। ठीक है, उसमें पैसे थे पर्स में, मैंने इसको दे दिए। क्यों दिए मैंने उसको? क्योंकि मेरे को उस पर ट्रस्ट था कि ये पैसे सेफ रहेंगे इसके पास। ठीक है, वैसे ही जो ये ABC कंपनी है, इसने अपने शेयर्स फिड्यूशियरी कैपेसिटी में दिए, मतलब एक ट्रस्ट का रिलेशन था इनका, तो उसने उसको दे दिया कि आप इन शेयर्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रख लो। तो ऐसी कैपेसिटी में अगर आप किसी को शेयर्स दे रहे हो ना अपने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने शेयर्स में कंट्रोल दे दिया उसको, आपने अपना वोटिंग पावर दे दिया उसको, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स होल्ड करती है, ठीक है, तो उसको आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं मानना है। ठीक है, ये लाइन जो है ना, इसको समझ लो, क्योंकि ये बार बार आएगी। जब भी शेयर खरीदने की बात आएगी, जब भी कंट्रोल की बात आएगी ना, ये लाइन हमेशा ये लोग बोलेंगे पूरे कंपनीज एक्ट में, इसलिए अभी इसको समझ लो। समझ में आया? अब देखो, इसमें कुछ नहीं बोला, इन्होंने वही बोला जो मैंने तुमको बताया कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है दोनों के बीच में, तो इसलिए आप उसको अपने शेयर्स दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वो आपकी एसोसिएट हो जाएगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं मानते क्योंकि उसको। अब एक चीज सुनो, वैसे तो तुम्हारे हायर लेवल पे पढ़ोगे तुम ये चीज, पर एक बार बता देती हूँ, दिया है तो। जो तुम फाइनल में जाओगे ना, फाइनल में जब जाओगे CA वाले बच्चे तुम, तो CA फाइनल में ना तुम्हारे एसोसिएट ये तुम्हारे कुछ इंडेस पढ़ोगे तुम। अभी जैसे तुम AS पढ़ते हो ना, तो AS तो बच्चों वाले हैं, AS बच्चों वाले इतने हार्ड नहीं होते। जो इंडेस होते हैं ना, दे आर लाइक बहुत टफ होते हैं इंडेस, जो फाइनल में आप पढ़ोगे। ऑफकोर्स फाइनल है, ठीक है, तो उसमें आपको ना एक अलग से इंडेस है। इंडेस अगर नाम से बोलूँ तो 110 और 103, इंडेस 110 और 103 है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको दिए गए हैं कि आपको कंसोलिडेशन करना है तो कैसे कंपनीज को देखना है कि एसोसिएट कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी कौन है, उसमें दिया है वो सब। तो वहाँ पे जो दिया है ना आपको, उसको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करोगे, उसको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करोगे। जो बात इंडेस में लिखी है उसको इंडेस में रहने दो, जो बात कंपनीज एक्ट में लिखी है उसको कंपनीज एक्ट में रहने दो, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करोगे। क्योंकि इंडेस में कंट्रोल का मतलब कुछ और भी होता है, सिर्फ 20 से 50% पे एसोसिएट नहीं बनते, वहाँ पे और भी कुछ क्राइटेरिया है, तो उसको इधर लेकर नहीं आओ। कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट ही रहने दो। वो बोल रहा है भाई मैं तुम्हारा कोर्स नहीं बढ़ाना चाहता, सिंपल रखना चाहता हूँ, तो सिंपल पढ़ो ना, तुम क्यों इंडियस में जा रहे हो? जब फाइनल में आएगा इंडियस तब तुमसे होगा नहीं वो, ठीक है, तो जब वहाँ पे वो चीज़ आएगी उसको वहाँ पढ़ो, यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना। ये उनके लिए था जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़कर आएंगे, तो इंडियस वगैरह देखने लग जाते हैं अभी से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तो उसको मत देखो, नहीं आएगा सिलेबस में, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा ज्ञान है। अब देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं भाई। जैसे अकाउंट्स आपको
एक तरीके से करनी है, ठीक है। कोई भी एंट्री कहीं भी पास नहीं करनी है। लेजर में पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, कौन सी चीज़ किस अकाउंट में आएगी, उसका एक तरीका है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो वैसे ही ऑडिट करने का भी एक तरीका है, ठीक है। ऑडिट किस तरीके से होनी चाहिए, आपने अपनी सीए इंटर ऑडिट में पढ़ा होगा। तो ऑडिट भी एक तरीके से होगी, कोई भी आप किसी भी तरीके से ऑडिट नहीं कर सकते, एक सिस्टमैटिक तरीका बताया गया है। उसकी डेफिनेशन है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अगेन मीन्स मतलब कुछ और ऐड मत करना, फिक्स द डेफिनेशन। मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडेंडम। एडेंडम मतलब वही बाद में कुछ जाकर ऐड कर दिया, अभी तो ऐसे बना दिया लेकिन बाद में सोचा कि कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है तो ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं ये आपको दिए गए हैं सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में स्टैंडर्ड्स बताए नहीं है, स्टैंडर्ड्स तो आप अपने ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ोगे। उसमें ये बताया कि ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ऑडिट करनी है। उसमें ये लाइन बोली है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ही करेगा। ये आपको 143 में बताया गया है कंपनीज एक्ट के, ठीक है। ओके, अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो आपके बनते हैं ना वो भी वैसे ही बन रहे हैं जैसे आपका एएस बना था, जो मैंने आपको बताया था ना। आईसीएआई ने किसको दिया, सीजी को दिया, लास्ट क्लास में याद आ रहा हो तो। आईसीआई ने बनाकर दिए एएस, ड्राफ्ट बना के दिया, किसको बना कर दिया, इसको बना के दिया, आईसीआई ने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंट्स आती नहीं थी, ऑडिट भी नहीं आती उसको। उसने बोला कि हम तो एनएफआरए को देंगे रेफर करने को, ठीक है। तो उन्होंने एनएफआरए जो था, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उनसे चेक करवाया, तो उनसे चेक करवा लिया। तो यही वाला प्रोसीजर एएस पे भी लग रहा है। जो तुम्हारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, ऐसे पे भी यही चीज़ लगेगी, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो दिस वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, स्टिल मैंने तुम्हारे लिए एक बार बता दिया। अब आओ ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल सब 11-12 पढ़ के आए हो यहाँ पे। तुम जब बैलेंस शीट बनाते हो तो नहीं लिखते ऐसे तीन तरीके की कैपिटल, मतलब नहीं होता था उनका, कुछ भी नहीं आता था उसमें कभी कभी, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता था क्योंकि प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आप लिखते थे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर क्या लिखते थे ऑथोराइज्ड के बाद इशूड शेयर कैपिटल, फिर क्या लिखते थे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है कि एक कंपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ये चीज़ पहले ही बतानी पड़ती है कंपनी को। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, जो मैंने आपको एमओए एओए बताया था, तो एमओए एओए में पहले ही लिखकर बताना पड़ता है कि हम पूरी लाइफ टाइम में इतना ही शेयर इशू करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो बाद में, उसका प्रोसीजर अलग है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम इतना इशू करेंगे। उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड मतलब होता है कि जितनी तुम्हारे पास पावर है। तो इनको ही बोला गया कि ऑथोराइज्ड कितना है, अथॉरिटी कितनी है तुम्हारे पास इशू करने की, कितनी पावर है इशू करने की, वो है मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर होता तो मैं स्टार मार्क कराती, ठीक है। तो चिल करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बार बार कंपनीज एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वर्ड आएगा, तो तुम बोलोगे ना मैम क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब समझते हो क्या, डायरेक्टर का मतलब पहले समझो, तब तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ में आएंगे। देखो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, कंपनी जिसने बनाई है, जिसने कंपनी का उद्घाटन किया है, बेसिकली जो प्राइमरी आदमी था जिसने बोला कि मेरे को ये कंपनी बनानी है, ओनर जो है कंपनी का, तुमको लगता है कि वो, उसको कंपनी की इतनी नॉलेज होगी, उसको इतना पता होगा कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस पूरा उसको पता होगा, अकाउंट्स बनाना, ऑडिट करना, ये सब उसको पता होगा क्या? नहीं, वो बिजनेसमैन है, उसको सिर्फ इतना पता होगा कि भाई मेरे को जूते का बिजनेस करना है या मेरे को बिस्किट्स का बिजनेस करना है, उसको सिर्फ इतना पता है, उसको सिर्फ पैसा लगाना है और किस चीज़ का बिजनेस करना है ये उसके नॉलेज में था। लेकिन उसको बनानी थी कंपनी, उसको कंपनी बनानी थी, तो अब उसने क्या किया, उसने कुछ लोगों को एक्वायर किया, कुछ लोगों को अपॉइंट किया।
कि सुनो तुम मेरी कंपनी संभालोगे, तुम मेरी कंपनी संभालोगे, मुझे तो आता नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पैसे लगाने के लिए बैठा हूँ, तुम लोग कंपनी संभालोगे। तो इसने 3 लोगों को यहाँ पे, सपोज करो 3 लोग हैं, 3 लोगों को यहाँ पे लेकर आए। एक लड़की भी ले लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, ओ उसकी आंखें, पर ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ना, इंसान है, वैसे तो एलियन जैसे दिख रहे हैं ये लोग, पर ठीक है, समझ जाना इंसान है, ठीक है। तो ये 3 इंसानों को तुमने क्या किया, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया। ये 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है। डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं कि आप कैसे कंपनी संभालोगे, कैसे कंपनी संभालोगे। कंपनी की जो लोअर लेवल वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपको कंपनी में क्या क्या काम होगा, क्या डिसीजंस होंगे। इनका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग का। फिर बाकी जो लोअर लेवल वाले लोग होते हैं उनको ये लोग बताते हैं कि ये हमारा डिसीजन है, अब तुमको इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये तुम्हारी दिक्कत है, हमने तो डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ये लोग कंपनी के लिए डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, ठीक है। अब मैंने इन तीनों के फेसेस जो हैं अलग अलग क्यों बनाए, क्यों मैंने इसको लड़की बनाया, क्यों मैंने इसको रेक्टेंगल फेस का बनाया, क्यों इसको राउंड फेस का बनाया। मैम ऐसे ही बनाया होगा आपने, है ना, आपको ऐसे ही, आपको थोड़ा वैरायटी चाहिए होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्राइंग ख़राब है लेकिन सबको सर्कल बना सकती थी ना मैंने क्यों ये वाला चूज़ किया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक ही डायरेक्टर नहीं होता, अलग अलग नाम पढ़ोगे तुम अभी डायरेक्टर के, ठीक है। एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होगा होल टाइम डायरेक्टर, एक होगी वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे टाइप ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एक ही तरीके के डायरेक्टर नहीं होते, अलग अलग तरीके के होते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने इनके फेसेस अलग बनाए, ठीक है। आगे जाकर पढ़ोगे तुम इनकी भी डेफिनेशन याद करोगे तुम, कितने तरीके के डायरेक्टर हैं, किसका क्या रोल है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड भी कहते हैं शॉर्ट में, इट मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इन सबको इकट्ठे क्या बोलोगे, BOD। अकेले में तो इनको डायरेक्टर बोलोगे कि तुम डायरेक्टर A, डायरेक्टर B, डायरेक्टर C, लेकिन सबको इकट्ठे बोलोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आया। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। इसको रब कर दूं, ठीक, बॉडी कॉर्पोरेट। देखो कोई भी बिल्डिंग खड़ी है और वो बिजनेस कर रही है, तो क्या हर बिल्डिंग को चलते फिरते कंपनी बोल दोगे क्या, या हर बिल्डिंग को चलते चलते ये बोल दोगे क्या कि सुनो तुम कंपनी ही होगी पक्का। ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि तुमको क्या पता कि वो कंपनी है कि नहीं है। एक ही तरीके का इंस्टीट्यूशन थोड़ी होता है बिजनेस का, बहुत तरीके के होते हैं। तुमको क्या पता वो पार्टनरशिप फर्म हो, क्या पता वो पार्टनरशिप हो। 11th-12th पढ़ के आए हो ना, पता होगा पार्टनरशिप क्या होता है, कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम लोग आपस में बिजनेस एक साथ करेंगे, और जो भी प्रॉफिट या अपना कैपिटल होगा उसको कैपिटल शेयरिंग रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी है तुम्हारा एक रेशियो डिसाइड करेंगे, उसी में सब अपना पैसा बांटेंगे, ठीक है। वो होता है पार्टनरशिप। तो तुमको नहीं पता कि सामने वाली कंपनी का इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है, उसका फॉर्म क्या है, किस तरह की एंटिटी है। तो जनरली जितनी भी तरीके की एंटिटी होती है ना, कोई बिल्डिंग दिख जाए तुमको तो उसको तुम कंपनी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एंटिटी बोलोगे। जब नहीं पता है कि सामने वाला कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है या क्या है, तो उसको क्या बोलोगे, एंटिटी बोलोगे। सॉरी रब हो गया, उसको एंटिटी बोलोगे। एंटिटी में सब आ गया, एंटिटी में सब आ गया, कंपनी भी आ गई, पार्टनरशिप फर्म भी आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गया, सब कुछ आ गया एंटिटी में, ठीक है। तो जनरल मीनिंग है सबका एंटिटी, सब कुछ एंटिटी है, सब कुछ एंटिटी है, ठीक है। अब देखो एंटिटी में कौन सी ऐसी एंटिटी है जो बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें से बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलोगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, अब एक बात सुनो मेरी, इंक्लूड मतलब क्या डेफिनेशन फिक्स्ड है, या इसमें कुछ और भी इंक्लूड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, अगर लॉजिकल हुआ तो इंक्लूड कर सकती हूँ। क्यों, इंक्लूड बड़ा है, फिक्स नहीं है डेफिनेशन। तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। इसने बोला बॉडी कॉर्पोरेट सब कुछ इंक्लूड करता है, बॉडी कॉर्पोरेट सब कुछ इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
ऐसी कंपनी जो देश के बाहर ओपन हुई है, ऐसी कंपनी जो देश के बाहर खुली है, ठीक है, इंडिया में नहीं है वो कंपनी, बाहर किसी देश में रजिस्टर्ड हुई है, उसका कोई अपना एक्ट होगा, ठीक है, तो इंडिया में वो कंपनी नहीं है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे। इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बाहर वाली कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला है, मानो मेरी बात, डेफिनेशन बोल रही है तो बोलना है। बाहर वाली कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकती हूँ, बुरा तो नहीं मानेगी वो कंपनी, नहीं मानेगी, डेफिनेशन बोलता है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हो। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ये डेफिनेशन वाइड थी, बहुत बड़ी थी, तो ये तो नहीं कह सकती थी कि इसमें क्या क्या आएगा, इसलिए इसने क्या बोला, क्या नहीं आएगा वो बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ये नहीं कह सकती पूरे कंपनीज एक्ट में कि क्या क्या आएगा, वो मैं तुमको बता देती हूँ, एक अलग से लेक्चर लिया और तुमको बोला देखो क्या क्या एग्जाम में आ सकता है वो बता देती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीए इंटर है भाई, कुछ भी दे सकते हैं उठाकर वो लोग, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं तुमको लेकिन ये बता सकती हूँ कि क्या क्या नहीं आएगा, ये बता सकती हूँ, क्योंकि वो छोटी चीज़ें हैं खाली, तो इसलिए इन्होंने भी बोला कि ये सब कुछ इंक्लूड करेगा, इंक्लूडिंग COI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CIOI, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक कंपनी का एक बॉडी कॉर्पोरेट का टाइप है, एक एंटिटी है, लेट्स कॉल इट एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी है जिसको अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर में भी बहुत सारे मेरे को दिखते हैं, एक मालवीय नगर का बैंक है छोटा सा, उसमें लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, ऐसे कुछ लिखा है, तो उसके लिए अलग से एक्ट होता है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है, स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है, ठीक है। तो किस एंटिटी को तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान सकते, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मानना है। और दूसरा, ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि सुनो इस कंपनी को आज से, इस एंटिटी को आज से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, इस एंटिटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकते, वो बुरा मान जाएगी एंटिटी। तो वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कह दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी को कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है। समझ में आया? सिर्फ ये दो चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट के बाहर है, बाकी सब कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है, बाकी सब कुछ बॉडी कॉर्पोरेट। एक लास्ट डेफिनेशन देख लो, बुक्स एंड बुक्स और पेपर। कभी कभी कंपनीज एक्ट में ना तुम्हारे ये वर्ड रिपीट होंगे कि बुक्स पेपर, बुक्स एंड अकाउंट्स, बुक्स पेपर डॉक्यूमेंट। तो तुमको क्या पता कि बुक्स पेपर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? क्या सब कुछ? क्या कंपनी ने एक हल्की सी पर्ची फाड़ी और उस पर लिख दिया कि मेरा नाम ABCN कंपनी है, तो क्या वो भी बुक्स डॉक्यूमेंट्स में ले लोगे क्या? नहीं। तो इन्होंने बताया है कि बुक्स एंड पेपर में क्या आएगा, तो बुक्स एंड बुक्स और पेपर इंक्लूड, अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब कुछ और भी जो लॉजिकल लगता है इसमें इंक्लूड कर लेना, जो लॉजिकल लगता है। इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है पता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में ये आएगा, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन तुमको पढ़नी पड़ेगी, तब ऊपर वाला समझ में आएगा। फिलहाल देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट कुल मिला के क्या होता है, शॉर्ट में बता देती हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट होता है तुम्हारे जितने भी अकाउंटिंग के वर्किंग पेपर तुम बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हारे होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आएगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बैलेंस शीट आएगा, P&L अकाउंट आएगा, कैश फ्लोज आएंगे, कैश फ्लो अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट वॉटेवर, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। ये भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड है तुम्हारे ये। डीड्स मतलब तुम्हारा कोई ऐसा कोई भी अग्रीमेंट है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप कंपनी, जो पार्टनरशिप फर्म है, नॉट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि उसी में लिखा होता है कि तुम कितने में किस रेशियो में अपने शेयर्स, किस रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटोगे, ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड होती है। तो वैसे ही डीड है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा अग्रीमेंट है वो भी तुम्हारा बुक्स और पेपर में आएगा। वाउचर्स मतलब क्या होता है? वाउचर्स मतलब होता है रसीदें, जो रिसीट होता है ना, रिसीट इंग्लिश में बोलते हैं रसीट, हिंदी में बोलते हैं रसीदें, रसीद। तो जो तुम्हारा वाउचर होता है वो होता है रसीद। किसी भी चीज़ का तुमने रसीद काटा
तुमको गुड्स मिला, तुमने उसका पर्चा काट के दे दिया कि ये लो मेरे को गुड्स मिल गया, ये प्रूफ है इस चीज़ का, लिख के दे रही हूँ, मिल गया गुड्स, लो वाउचर बन गया। कोई खर्चा इनकर किया, कोई एक्सपेंस हुआ तुम्हारे को, तुमने उसका वाउचर बना के दे दिया। मैं गई कुछ खरीदने दुकान पे, मैंने दुकान वाले को बोला भैया वाउचर दो ना, तो उसने काट के दिया वाउचर, जीएसटी वगैरह सब काट के दिया, तो वो वाउचर है। ठीक है, ये होता है वाउचर। रसीदें जो तुम्हारी होती है नॉर्मल लैंग्वेज में, राइटिंग्स, कुछ भी वर्किंग नोट है, कोई वर्किंग नोट बना ली मैंने, ठीक है, तो वर्किंग नोट कोई बनाई तो वो राइटिंग है, तो वो भी आ गई। कोई डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट हो गया या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो गया, वो भी यहाँ पे आएगा। मिनट्स, मिनट्स क्या होते हैं, देखो मीटिंग्स होती हैं, जैसे तुम्हारी स्टाफ मीटिंग होती है ना स्कूलों में, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में मीटिंग होती है। तुम लोग जो सीरियल देखते होगे वो नहीं बोलते सीरियल में कभी कभी कि मेरी आज मीटिंग है, एक मीम चला था बीच में कि मेरी आज मीटिंग है, ठीक है मैं तो मीटिंग में जाऊँगा, तो सीरियलों में ये वर्ड आते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये होता क्या है, मीटिंग्स होता है कि देखो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग आपस में मीटिंग वगैरह करते हैं, बातचीत होती है इनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये जो भी अपनी मीटिंग्स करते हैं ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको लिखते हैं, राइटिंग नोट्स। जैसे तुम आज मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तुमको जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करोगे ना, तो वैसे ही मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट किया जाता है, ठीक है, वो होता है, उसको अपन मिनट्स कहते हैं, उन नोट्स को मिनट्स कहते हैं। बाकी कोई भी रजिस्टर्ड अगर मेंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कोई रजिस्टर मेंटेन करते हो कि कंपनी के पास फॉर एग्जांपल कितने फिक्स्ड एसेट है, मेरी कंपनी में कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितने इंटेंजिबल एसेट्स हैं, कितने टेंजिबल है, उसको मैंने एक अलग से वर्ड फाइल मेंटेन की कंप्यूटर में और उसको मैंने रखा है। तो मैंने कंप्यूटर में भी कोई चीज़ रखी है तो वो भी इसमें आएगा बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में। तो फिजिकल वाली कॉपी को भी ले लो, कंप्यूटर वाली कॉपी को भी ले लो। ये एक जनरल चीज़ थी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ आना। एक तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है पहली बात, तो जो लॉजिकल लग रहा है इसमें डाल देना, ठीक है, ओके। अब बाकी जो आपकी डेफिनेशन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, जितना तुमको पढ़ाया है पढ़कर आओगे। ऑलराइट।